हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू टेक्स्ट बुक जैप का यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव अरोड़ा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था मेरे पिछले सेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो मई 2025 में कंडक्ट किया गया जैप का एग्जामिनेशन, उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पीपीबी एग्जामिनेशन वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टिल डेट। और वो एग्जामिनेशन टफ हुआ बिकॉज ऑफ 3 रीजन। एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए, प्लस आरबीआई की लेटेस्ट कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आई वुड से आरबीआई सर्कुलर रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए। और आखिरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए अनएक्सपेक्टेड, वो था न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहले हम इन्हीं तीनों एरियाज को टारगेट करेंगे फॉर आर नवंबर 2025 टारगेट। तो आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं अपने अगले सेशन में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक लेटेस्ट सर्कुलर, एंड दिस सर्कुलर इज रिलेटेड टू लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल। अगर मैं आपको बताऊं तो हम सब जानते हैं, आप बैंकर्स हैं, यू ऑल नो दिस वेरी वेल, दैट बैंक प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर एंड दिस लेंडिंग इज डन टू द कस्टमर अगेंस्ट अ कोलैटरल। अब अगर मैं कोलैटरल की बात करूं तो सर ये कोलैटरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ assets हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है। इन अ सिमिलर मैनर इफ यू आर यूजिंग योर गोल्ड और सिल्वर एज अ कोलैटरल, अगर आप गोल्ड या सिल्वर को एज अ कोलैटरल यूज करते हैं, यानी कि यूज करते हैं एक ऐसी असेट के फॉर्म में जिसे आप बैंक के पास गिरवी रखेंगे और उसके बदले में बैंक से लोन देंगे। द एक्चुअल टर्म इज यू प्लेज द गोल्ड विद द बैंक, यू प्लेज द सिल्वर विद द बैंक इन ऑर्डर टू बोरो द लोन। ठीक है, अब उन सारे लोन्स के लिए, चाहे वो गोल्ड लोन है या सिल्वर लोन है, अब ये लोन बैंक्स द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता था एज वेल एज एनबीएफसीज द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता था। और अब आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन दी है, एक सर्कुलर दी है, जिसमें आरबीआई ने फुल फ्लेज पूरी की पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन दे दी, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि क्या गाइडलाइंस हैं जो रेगुलेटेड एंटिटीज को फॉलो करनी होगी इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग लोन अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर एज अ कोलैटरल। अब अगर आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, इस पर्टिकुलर सर्कुलर को जाकर खोलेंगे तो शायद 20 से 22 पेज की पीडीएफ होगी। ऑब्वियसली दैट मच पीडीएफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, बिकॉज हम जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज व्हाट सर, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में स्पेशली रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फैक्ट कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैंने इस 16 से 18 पेज का जो पीडीएफ है उसको मैंने लगभग 7-8 स्लाइड्स में कवर किया, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करूंगा मेजर चेंजेस को जो कि रिसेंटली आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में किए हैं, ताकि जब क्वेश्चन आए कि एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन ये चेंज हुआ है, व्हाट इज द न्यू नंबर, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। तो आइए जरा बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट जहां पर चेंजेस किए गए हैं दैट इज रिलेटेड टू एलटीवी, व्हिच मींस लोन टू वैल्यू रेशियो। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि लोन टू वैल्यू रेशियो का क्या मतलब है, देखो जब भी कभी हम लोन टू वैल्यू की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली लोन वैल्यू डिवाइडेड बाय सिक्योरिटी वैल्यू, है ना। अब अगर आप एक कस्टमर है एंड यू अप्रोच द बैंक टू बोरो द लोन, ऑब्वियसली बैंक जो आपको लोन देगा, बैंक कोशिश ये करेगा कि जो लोन वैल्यू है वो क्या हो सर, लोन वैल्यू हमेशा कम हो, किससे, सिक्योरिटी वैल्यू से। क्यों बैंक ऐसी कोशिश करेगा सर? बैंक ऐसी कोशिश इसलिए करेगा क्योंकि अगर फ्यूचर में आपने लोन वापस नहीं किया तो बैंक इस सिक्योरिटी को बेचकर, आपके कोलैटरल को बेचकर, आपकी एसेट को बेचकर रिकवरी करेगा। लेकिन लोन वापस ना करने पे नुकसान सिर्फ प्रिंसिपल में नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट रीपेमेंट का भी नुकसान होगा। तो आपने प्रिंसिपल तो पे नहीं किया बैंक को, वो तो बैंक का नुकसान है ही, लेकिन इंटरेस्ट रीपेमेंट भी नहीं हुई या इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं हुई, तो वो जो वैल्यू है दैट विल बी मोर, एंड इफ दिस वैल्यू इज मोर देन दी वैल्यू विच वाज गिवन ऑन लोन, मतलब जो आपका प्रिंसिपल है उससे काफी ज्यादा होगा आपका आउटस्टैंडिंग वैल्यू, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिसिंग होगा। तो उसकी वजह से अगर सिक्योरिटी वैल्यू ज्यादा है तभी आप इस गैप को पूरा कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिक्योरिटी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो बैंक आपको लोन दे रहा है लेट्स सपोज 7 लाख का, तो बैंक ये उम्मीद कर रहा है कि फ्यूचर में अगर पब्लिक ने, बोरोवर ने लोन नहीं दिया तो 10 लाख की सिक्योरिटी से 7 लाख प्रिंसिपल एज वेल एज
जो इंटरेस्ट है जो तब तक एक्यूमुलेट होगा वो सारे का सारा रिकवर होने के चांसेस हैं। इसीलिए लोन टू वैल्यू रेशियो को कोशिश की जाती है दैट इट शुड बी लेस देन 100%। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो इट शुड बी लेस देन 100%। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और टर्म आती है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स which you need to invest from your pocket in order to borrow a loan, in order to purchase a particular asset or a commodity. What I'm trying to say, let's suppose आपको घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, आपने बैंक के पास गए, बैंक ने कहा ठीक है सर आप फ्लैट खरीद लीजिए, आपका ये जो फ्लैट है इसी फ्लैट के बदले में हम आपको लोन दे देंगे। मींस जो लोन है वो हम आपको देंगे आपके बिल्डर के नाम पे चेक आप बिल्डर को देंगे, बिल्डर रजिस्ट्री करवाएगा, रजिस्ट्री में बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो घर है ये फलाने इंडिविजुअल के नाम पे है, लेकिन ये घर गिरवी है, मॉर्टगेज है किसके पास? बैंक के पास। ठीक है जी। तो ये जो घर है इसकी आज प्राइस है 2 करोड़ जिसपे आप परचेज करने वाले हैं और परचेज करके इस पे लोन लेना चाहते हैं। तो बैंक क्या करेगा? इस 2 करोड़ में से आपको कहेगा कि सर मैं 80% ही लोन दे सकता हूं, मेरा जो लोन टू वैल्यू रेशियो, एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे मत ले लेना कि 80% ही होगा, एडजस्ट एग्जांपल कि 80% लोन टू वैल्यू रेशियो है। इसका मतलब क्या? अगर आपका लोन वैल्यू, अगर आपकी सिक्योरिटी वैल्यू 2 करोड़ है तो अगेंस्ट दिस 2 करोड़ रुपीज ऑफ कोलैटरल इन केस ऑफ होम लोन बैंक इज रेडी टू प्रोवाइड 80% विच मींस 1.60 करोड़। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बैंक का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितना? 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब कितना पैसा आपको डाउन पेमेंट की फॉर्म में देना होगा, कितनी रिक्वायरमेंट है मार्जिन जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा ताकि यू कैन बोरो द लोन। ठीक है जी। अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इट इज डिसाइडेड, और आई वुड से द मार्जिन रिक्वायरमेंट लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, बट this limit is different for different types of loan because it depends on the characteristics of the collateral। अगर गोल्ड है, सिल्वर है, characteristics अलग है, कल को रियल एस्टेट है तो characteristics of the collateral अलग है, तो it will depend on the characteristics of the collateral, but this limit is decided by RBI। The actual margin requirement will be decided by the bank individually for the individual borrower within the limit। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं तो पहले जो लोन टू वैल्यू रेशियो था किस केस में? गोल्ड लोन के केस में वो था 80%, जो कि किया गया था ड्यूरिंग कोविड। अब कहा गया कि सर ये जो 80% की वैल्यू है ये ज्यादा है, कोविड के समय पैसों की जरूरत थी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी थी, तो हमने 80% अलाउ कर दिया। लेकिन अब आरबीआई ने कहा नाउ 80% इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब जो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो है वो है 75%। मींस अगर कोई 10 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखेगा उसके बदले में मैक्सिमम उसे 7.5 लाख का लोन मिलेगा, या फिर उसकी जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज 25%। लेकिन ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लोन वैल्यू। तो अगर आपका टोटल कंजम्पशन लोन अमाउंट 2.5 लाख या उससे कम है तो मैक्सिमम एलटीवी 85% तक भी अलाउड है। लेकिन अगर आपका 2.5 to 5 लाख के बीच है तो 80%, और अगर आपने लोन लिया 5 लाख से ज्यादा तो उस केस में आपकी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है दैट इज 75% विच वाज अर्लियर अलाउड 80% ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। क्वेश्चन ये आएगा कि एलटीवी को, ये क्या है सर? दिस इज द लीस्ट एलटीवी ना, लोन टू वैल्यू रेशियो का ये लीस्ट वैल्यू है। वैसे तो 85 भी है लेकिन तब लोन अमाउंट कम है, लेकिन ये लीस्ट वैल्यू कितनी है? 75 विच वाज अर्लियर 80%। तो पहले आपको लोन 80% मिलता था गोल्ड वैल्यू का, लेकिन अब कितना मिलेगा? 75% गिवन द कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। अगला जो चेंज है वो क्या? अब अगर आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को, अपने गोल्ड ऑर्नामेंट को, या फिर आपके पास कोई बैंक से परचेज किया हुआ गोल्ड कॉइन है, अगर आप उसे गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ओनरशिप डिफाइन करनी पड़ेगी, अपनी ओनरशिप जस्टिफाई करनी पड़ेगी। बिल दिखा दो जिस दिन खरीदा था तब का, बिल नहीं है तो अगर आपने ऑनलाइन पे किया था या फिर आपने चेक के जरिए पे किया था तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा दो। अगर वो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, देन you have to come up with a suitable document or declaration obtained from the borrower। तो बैंक borrower से एक suitable declaration लेगा कि हाँ सर ये ओनरशिप मेरी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस कोलैटरल। और अगर फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कुछ होगा, मान लो कल को कोई क्लेम करे कि दिस ऑर्नामेंट और द ज्वेलरी विच इज प्लेज्ड बाय द कस्टमर ए टू द बैंक इज समथिंग
उसमें कुछ ऐसा है कि आपने चोरी की है कहीं से, तो उस केस में बैंक का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टली जो टारगेट होगा वो कौन होगा, आपका कस्टमर होगा, क्योंकि बैंक ने डिक्लेरेशन कस्टमर से लिया और उस केस में बैंक कस्टमर को चैलेंज करेगा बिकॉज कस्टमर का जो डिक्लेरेशन है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, दैट वाज नॉट 100% करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड जो पॉइंट आपको याद रखना है रिलेटेड टू गोल्ड लोन एंड सिल्वर लोन अपडेट इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप आपको देना होगा। थर्ड पॉइंट है, जैसे ही आप बैंक के पास अपनी गोल्ड या सिल्वर को गिरवी रखोगे तो बैंक उस गोल्ड या सिल्वर की प्योरिटी चेक करेगा और प्योरिटी चेक करने के बाद उसका एक प्योरिटी सर्टिफिकेट बनवाएगा और वो सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेगा किसे, बोरोवर कि भैया ये आपने जो गोल्ड गिरवी रखा है उसकी प्योरिटी इतनी है, आप ले जाइए सर्टिफिकेट। जब कल को आप हमारा पैसा वापस कर देंगे, वी विल पे बैक और वी विल रिटर्न योर गोल्ड विद द सेम purity level. We will return your gold of same purity level. We will return your silver of same purity level, जिसमें पूरी डिटेल होगी, कितने कैरेट की प्योरिटी है, वेट ऑफ गोल्ड क्या है, कोई डिडक्शन अगर आपने स्टोन या अदर मटेरियल की है, या फिर आपने कोई भी चेंजेस कुछ भी कैलकुलेशंस की है, वो एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट पर वो कैलकुलेशंस शेयर की जाएंगी विद द बोरोवर, ताकि बोरोवर को एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, एट द टाइम ऑफ रीपरचेज ऑफ द कोलैटरल पता हो कि भैया जो मुझे वापस गोल्ड मिल रहा है क्या उसकी प्रायोरिटी सेम है जो मैंने गिरवी रखा था। ये तीसरा चेंज। फोर्थ जो अपडेट है वो ये है कि सर अगर आप गोल्ड या सिल्वर के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड के केस में आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स या स्पेसिफाइड गोल्ड लोन्स विच आर इशूड बाय बैंक्स, सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में स्पेसिफाइड गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स के बदले में लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराने जमाने में था ना कि मेरे फादर के दादाजी ने उन्हें सोने के सिक्के दिए, चांदी के सिक्के दिए, वो घर बनाए हुए थे, उनके पास सोना था, उन्होंने पीट पीट के सिक्के बना के रख लिए, क्या वो गोल्ड यूटिलाइज हो पाएगा एज अ कोलैटरल टू बोरो? नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर ये है पहले आप उस गोल्ड के बदले में कोई ऑर्नामेंट बनवा लो। ऑर्नामेंट बनवाने के बाद ऑर्नामेंट जहां से भी बनवाया उसके जो भी पेपर्स है, जो भी ओनरशिप डिफाइंड है वो आपके पास होगी, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू बोरो द लोन। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो स्पेसिफाइड गोल्ड कॉइन्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दे आर रेफर्ड टू बी द स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स जिनकी प्योरिटी होती है कितनी, 22 कैरेट या उससे ज्यादा, 22 कैरेट या उससे ज्यादा, और उन्हें बेचा जाता है बैंक द्वारा। अगला है जो स्पेशली मिंटेड सिल्वर कॉइन्स है जिन्हें सोल्ड किया जाता है अगेन बाय बैंक्स विद अ मिनिमम प्योरिटी ऑफ 925, दे आर आल्सो एक्सेप्टेड एज कोलैटरल टू बोरो द लोन्स एज पर दी रीसेंट गाइडलाइंस। उस रीसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात यह आएगी कि सर अगर आप एक बोरोवर है और यू वांट टू बोरो द फंड्स फ्रॉम लेट्स सपोज बैंक, in that particular case that borrowing can be done easily, but there is a limit क्या है सर? लिमिट बड़ी सिंपल है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और वो लिमिट कितनी है? अगर एक इंडिविजुअल लोन लेने जाता बैंक के पास तो अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी जो लोन मिल सकता है वो मिल सकता है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ऑफ वेट 1 kg ओनली, 1 kg से ज्यादा कि गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखकर आप लोन नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी के बदले में नहीं, अगर आप गोल्ड कॉइन्स के बदले में गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम 50 ग्राम्स की वेट के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उन्हें गिरवी रख सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है यहां पर वो ये कि जब आप बैंक के पास अपना गोल्ड गिरवी रखेंगे तो बैंक आपके गोल्ड के वेट को कैलकुलेट करते समय स्टैंडर्ड प्योरिटी एज्यूम करेगा कितनी? 22 कैरेट की। स्टैंडर्ड प्योरिटी एज्यूम करेगा कितने की? 22 कैरेट की। मतलब ये हुआ कि अगर आपका गोल्ड जो आपने गिरवी रखा है वो अगर मान लो 24 कैरेट का था तो उस केस में बैंक क्या करेगा? उस 24 कैरेट को पहले कन्वर्ट करेगा 22 कैरेट पे, तो ऑटोमेटिकली वेट क्या हो गया? बढ़ गया। पहले आपके 24 कैरेट गोल्ड का वेट था मान लो 100 ग्राम, वो 100% प्योर था, उसमें 100 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड है। लेकिन अब मैंने बोल दिया 22 कैरेट, तो 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ सर? 2 हिस्से 24 में से क्या है? प्योर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? उसी 22 कैरेट को
अचीव करने के लिए फॉर अ प्योर गोल्ड ऑफ 100 ग्राम्स आपका जो गोल्ड वैल्यू, गोल्ड का वेट है वो 120 130 ग्राम होगा, 117 ग्राम होगा। उस बेसिस पे आपके वेट को मैन्युपुलेट किया जाएगा। अगर मान लो आपके गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है तो बैंक उसे कन्वर्ट करेगा 22 पे, तो आपका अगर मान लो गोल्ड जो आपने गिरवी रखा है वो 1 केजी, लेकिन जब उसका वेट नोट किया जाएगा वो कितना होगा सर, लेट्स से 750 और 800 ग्राम। क्यों 200 ग्राम कम हो गया? क्योंकि ये 18 कैरेट पे था, ये कितने पे है? ये 22 कैरेट पे है। आई होप इट इज सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है सर लोन डॉक्यूमेंट जो है उसमें इंक्लूड, जब आपका बैंक लोन देगा कस्टमर को, तो कस्टमर को लोन दिया गोल्ड के बदले में, और बोरोवर को क्या दिया जाएगा? एक लोन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। उस लोन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड की जाएंगी बहुत सारी डिटेल्स, जैसे कि प्लेज्ड गोल्ड का क्या डिस्क्रिप्शन है, वेट क्या है, वैल्यू क्या है, प्योरिटी क्या है, प्रोसेस एक ऑब्टेन किया जाएगा कि क्या प्रोसेस है बैंक फॉलो करेगा। अगर आपने बैंक का पैसा वापस नहीं किया तो बैंक ने उसमें लिख दिया उस गोल्ड डॉक्यूमेंट में, उस लोन डॉक्यूमेंट में कि भैया हम ऑक्शन करेंगे, इस तरह से ऑक्शन होगी, आपका गोल्ड बेच दिया जाएगा। और इवन टाइम फ्रेम भी लिख दिया गया कि जब आप अपना गोल्ड वापस, जब आप अपना लोन वापस करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, बैंक आपका पैसा, सॉरी, बैंक को जब अपना पैसा पूरा मिल गया, बैंक को 100% रिटर्न मिल गई, तो उस केस में बैंक आपका जो गोल्ड है वो भी क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो ये सारी कंडीशंस बहुत क्लियरली लोन डॉक्यूमेंट पे डिफाइन होगी एज पर दी लेटेस्ट डायरेक्शन। अब लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि जिस दिन कस्टमर ने अपना पूरे का पूरा लोन उतार दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरी पेमेंट कर दी, तो बैंक की ड्यूटी बनती है कि बैंक शुड पे बैक दी प्लेज्ड गोल्ड राइट अवे। उसी दिन बैंक क्या करे? उस गोल्ड को सेम डे क्या कर दे? उस गोल्ड को दे दे बोरोवर को, भैया आपने पैसा वापस कर दिया, थैंक यू, ये लो भैया अपना गोल्ड ले जाओ, आप भी एंजॉय करो, हमें भी एंजॉय करने दो। लेकिन अगर किसी कारणोंवश बैंक ये नहीं कर पाया तो बैंक के पास विंडो है 7 दिन की। बैंक 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके गोल्ड को रिटर्न करेगा। अगर मान लो बैंक ने 7 दिनों में गोल्ड को रिटर्न नहीं किया तो उसके बाद बैंक को हर दिन 5,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज हो। बैंक को हर दिन 5,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज हो। ठीक है। अब मान लो कि मैंने बैंक से गोल्ड लोन लिया, गोल्ड प्लेज किया था, और मैंने बैंक का पूरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वापस कर दिया। ऑनलाइन मेरी जो ईएमआई थी वो ऑटो डेबिट थी, मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रही थी, लास्ट ईएमआई भी ऑटो डेबिट हो गई। तो ऑटो डेबिट हुई, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि लेट्स सपोज मैं पिछले 2 महीनों से आउट ऑफ इंडिया था। आई वॉज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स, और मेरा वहां स्टे थोड़ा बड़ा हो गया, बिजनेस सोचा था वो बड़ा हो गया, तो मैं वहां 5 साल रहा। 5 साल तक मेरा वो गोल्ड जो मैंने बैंक के पास गिरवी रखा था वो आज भी बैंक के पास पड़ा, या वो आज भी बैंक के पास ही है, मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन मैंने बैंक का प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों दे दिया। तो उस तरह के गोल्ड को हम क्या कहते हैं? सो वी कॉल इट एज द प्लेज्ड गोल्ड और सिल्वर कोलैटरल लाइंग विद द लेंडर बियॉन्ड 2 years। तो अगर आपका डेट ऑफ फुल पेमेंट या डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लोन के 2 साल तक वो गोल्ड बैंक के पास रहेगा, 2 सालों के बाद बैंक उस गोल्ड को क्या डिक्लेयर कर देगा? अनक्लेम्ड। अब वो गोल्ड क्या हो गया? अनक्लेम्ड। अ लेंडर शेल पीरियोडिकली अंडरटेक, बैंक जो है वो पीरियोडिकली अंडरटेक करेगा स्पेशल ड्राइव्स, जहां पे वो कोशिश करेगा जानने की कि बोरोवर है कहां, अगर बाय चांस बोरोवर की डेथ हो चुकी है तो उनका लीगल हियर कौन है, सो दैट ये जो अनक्लेम्ड अकाउंट है या जो अनक्लेम्ड गोल्ड या सिल्वर है वो उन्हें क्या दिया जाए? वापस दे दिया जाए। और उसके साथ साथ बैंक एक रिपोर्ट अनक्लेम्ड गोल्ड और सिल्वर की पुट अप करेगा टू द कस्टमर सर्विस कमेटी और द बोर्ड, एंड द केस में बी एट हाफ ईयरली इंटरवल्स फॉर अ रिव्यू। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी, रिपोर्ट्स को रिव्यू भी किया जाएगा, और बैंक विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट दी कस्टमर, ताकि कस्टमर को गोल्ड वापस दे दिया जाए। लेकिन अगर अब कोई पूछे व्हाट इज अनक्लेम्ड गोल्ड, सर अनक्लेम्ड गोल्ड का मतलब है द प्लेज्ड गोल्ड or silver with the bank which has been pledged in order to borrow the loan from the bank. Now after the full repayment of the loan or after the settlement of the loan, if the gold stays with the bank for more than 2 years, then it will be termed as unclaimed gold, और इस unclaimed gold को कोशिश की जाती है बैंक द्वारा to pay back to the customer। ठीक है जी। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं जो इस बार के मास्टर डायरेक्शन में हुए। अब इस वीडियो के बाद आप एक बार वो मास्टर डायरेक्शन खोल के देख लेना,
अगर आपको लगे कि मास्टर डायरेक्शन पढ़ना आसान है तो प्लीज पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि वो 16-17 पेज की पीडीएफ जब आप देखोगे हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पूरा पढ़ने की। एंड ऑफ द डे उसका निचोड़ यही है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं 9-10 पॉइंट में से आएगा जो मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करके दे दी। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करना तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्कैन कर लो कोड, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आई एश्योर यू यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, सिर्फ एक ही टारगेट के साथ कि आपके 3 डर को हटाना है फॉर पीपीबी। वन इज केस स्टडी। अब इतने क्वेश्चन केस स्टडी के सॉल्व करेंगे, केस स्टडी से डर लगना बंद हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स इतने सॉल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल से डर लगना बंद हो जाएगा, और आरबीआई के सर्कुलर्स को इतने आसान और सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, इतने कंसाइज वे में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उससे डरने की बजाय दैट विल बी योर प्लस पॉइंट, कि आप पढ़ते ही देखोगे जैसी आरबीआई डायरेक्शन यू विल रन फॉर इट कि हाँ यार इसका आंसर जरूर करना है क्योंकि माधव सर ने पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मजा आया होगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।